हेलो एवरीवन। तो अग्निवीर जीडी के जो मॉक टेस्ट आपके लिए आ रहे थे वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। आज आपके लिए सेकंड मॉक टेस्ट यहाँ पर आ रहा है। तो 50 क्वेश्चन का पूरा सेट आपके सामने आने वाला है। जो भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लास्ट तक देखना और देखना 50 में से कितने मार्क्स आप ला पा रहे हो। पहले जीक्यू सेक्शन आता तो इसी का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था आपको वो बताना है। चार तरह के आपको ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के लॉर्ड माउंटबेटन आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1947 में अपॉइंट हुए थे और 1948 तक का टाइम पीरियड रहा था। और लास्ट वायसराय अगर आपसे पूछा जाए तो भी लॉर्ड माउंटबेटन आंसर आ जाएगा। और अगर आपसे पूछेगा फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल आपसे पूछेगा तब आपने सी राजा गोपालचारी बोल देना, ठीक है। ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन अगर इंडियन साथ में जुड़ जाएगा ना तो राजा गोपालचारी आपका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पे कहा जा रहा है विच रिवर इज नाउन एज द सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार कौन सी नदी को कहा जाता है जिससे बाढ़ वगैरह आती रहती है बिहार में? ये कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस देखना चाहते हो अग्निवीर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके वीडियोस देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है द बैटल ऑफ प्लासे वाज फॉट इन विच ईयर। बैटल ऑफ प्लासे कब लड़ी गई थी? 23 जून 1757 को लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेजों की तरफ से। यहाँ से सिराजुद्दौला की बात करेंगे कि बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है विच गैस constitutes the largest percentage of Earth's atmosphere। सॉरी, अर्थ के एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा कंटेंट कौन सी गैस का आपको देखने को मिलता है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन को देखने को मिलता है। नाइट्रोजन बाद ऑक्सीजन आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट आपको देखने को मिलता है 78.078% ऐसे करके लगभग 79% आप मान के चलो इतना कंटेंट नाइट्रोजन का है। फिर अप्रोक्सीमेट 21% ऑक्सीजन का रहता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 5 में कहा जा रहा है द डांडी साल्ट मार्च। डांडी साल्ट मार्च जिसको महात्मा गांधी लीड कर रहे थे तो कौन से ईयर में स्टार्ट करा गया? 1930 में डांडी साल्ट मार्च को स्टार्ट करा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है विच कंट्री होस्टेड द 2024 के समर ओलंपिक्स को कौन सी कंट्री ने होस्ट करा? फ्रांस ने होस्ट करा था। पेरिस ओलंपिक्स भी कहा गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 में कहा जा रहा है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का आर्टिकल कौन सा आता है? आर्टिकल 14 आता है। ऐसे पूरे ग्रुप की बात करेंगे आर्टिकल 14 से लेके 18 तक चलता है। एग्जैक्टली राइट टू इक्वलिटी की बात करें आर्टिकल नंबर 14। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना 50 में से कितने मार्क्स आप ला पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498। 1498 में इंडिया का सी रूट, इंडिया को सी के रास्ते कैसे पहुंचा इंडिया तक, वो रास्ता किसे ढूंढा था? तो पुर्तगालियों की तरफ से वास्को ड गामा की एंट्री हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आपके लिए एक मॉक टेस्ट वाली सीरीज चल रही है जो कंटिन्यू चलती ही रहेगी। अगर आप फुल कोर्स चाहते हो जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स मिले, सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोज मिले, उनके आपको जैसे एमसीक्यू भी मिल रहे हैं, टेस्ट वगैरह भी मिले, कंसेप्ट भी क्लियर हो, क्वेश्चन भी सब कुछ क्लियर हो जाए, आप अग्निवीर जीडी का कोर्स ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे तो बेनिफिट आपको ही मिलने वाला है। अगर रनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर लो। एग्जाम की टेंशन मत लो, आराम से एग्जाम क्लियर होगा अगर आप सभी वीडियोस देख लेते हो। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है विच इंडियन फ्रीडम फाइटर रोड द बुक गीता रहस्य। गीता रहस्य बुक की बात करेंगे। ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने लिखे थे। वो कौन से इंडियन फ्रीडम फाइटर? तो बाल गंगाधर तिलक जी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब ये बर्मा वाली जेल में थे उस टाइम पर इन्होंने ये बुक लिखी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म रहती है। तो आईएसआरओ की अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर कहां पर आपको देखने को मिलते हैं? बेंगलुरु में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। कहा जा रहा है हु वॉन द फर्स्ट इंडियन वुमेन, हु वॉज द फर्स्ट पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने ओलंपिक मेडल लाया था। पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने ओलंपिक मेडल लाया 2000 का वो ईयर था, का नाम मलेश्वरी जो कि वेट लिफ्टर की कैटेगरी में बिलोंग करती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वीडियोस को शेयर कीजिएगा अगर आप चाहते हो कि रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट आए इस तरह के। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है द स्प्लिट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स केम अप इन द ईयर, जो जिसे हम सूरत स्प्लिट भी कहते हैं, जब कांग्रेस की बात करें, आईएनसी की बात करें, दो हिस्सों में बंट गई थी, ये कब हुआ था? 1907 में हुआ था ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 में कहा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन से कौन सी दो कंट्रीज को अलग करा जाता है? इंडिया और पाकिस्तान को अलग करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जैसे जैसे मॉक टेस्ट 3, 4, 5 आता जाएगा, क्वेश्चंस का लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी को इसी तरह से कंटिन्यू रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है विच आर्टिकल स्टेट्स दैट द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कौन सा आर्टिकल हमें बताता है कि जो जैसे राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, लोकसभा में स्पीकर होते हैं, जो राज्यसभा में चेयरमैन हुआ करेंगे वो हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करेंगे। तो कौन सा आर्टिकल हमें बताता है? आर्टिकल नंबर 64 बताता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। आर्टिकल नंबर 63 तो यहाँ पर है नहीं, तो 64 हम करेंगे, 64 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट्स इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनमें से किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जीके वाला सेक्शन आपका कंप्लीट होता है, अब साइंस वाला सेक्शन आपका स्टार्ट हो रहा है। तो साइंस के सेक्शन का पहला क्वेश्चन या आज का 16 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। कहा जा रहा है विच साइंटिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन लेकर आए थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आज के क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, जब सनलाइट की बात करें कौन सी विटामिन आपको देखने को मिलती है? विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने का काम करता है? तो सेरिबेलम है, जिसे मिड ब्रेन, तो लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है, पीछे की तरफ आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मिल्क, जब दूध खट्टा हो जाता है कौन सा एसिड आपको देखने को मिलता है? लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द, अगर अभी तक आपके सभी क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं इसका मतलब की तैयारी सही जा रही है। विच, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज हैज द ग्रेटेस्ट हीट ट्रैपिंग एबिलिटी, इन ग्रीन हाउस गैसेस में से कौन सी गैस ऐसी जिसमें हीट ट्रैपिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा हीट को ट्रैप करने का काम करता है? वो है CFCs, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 में कहा जा रहा है विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी सिक्रेट्स इंसुलिन, इंसुलिन सिक्रेट करने का इनमें से काम कौन करता है? तो पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन सिक्रेट करने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इनमें से क्या है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, आपको वो बताना है। तो देखो पेनक्रियाज तो है, स्टोमक भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है, सब कुछ है, बट स्प्लीन जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 में कहा जा रहा है विच एलिमेंट इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात करें उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? हेमोग्लोबिन, खून का कलर लाल भी होता है, क्यों? आयरन की वजह से ना, तो आयरन आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इनमें से क्या है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव्स आती हैं, एक्सरेज आती हैं ना, इंफ्रारेड वेव्स, वो सारी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट आते हैं, बट उसमें साउंड वेव्स नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन 25 में कहा जा रहा है द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट होती है फैरेड। ये जब आप वीडियोस देखते हो वहां पे ट्रिक के साथ याद करवाया हुआ है, कैप है तो फैरेड को जरूरी है कैप लगाना, ऐसे करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है कौन सा कंपाउंड आपको रिजल्ट में देखने को मिलता है? एक्चुअली एसिड बेस की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, तो इस टाइम पे सॉल्ट आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 की बात करेंगे। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है? देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है ना, लार्ज इंटेस्टाइन का काम है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें जितने भी सॉल्ट हैं, वाटर्स को एब्जॉर्ब करने का काम किया जाए। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 की बात करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है? तो यहाँ से अगर फ्लोरीन की बात करेंगे, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, एफ इसका सिंबल रहता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 की बात करेंगे, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। सेल में राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने का काम करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के साइंस के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, कहा जा रहा है द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स, वो प्रोसेस जिसके अकॉर्डिंग प्लांट्स वाटर लूज करते हैं स्मॉल पोर्स के, तो उसका क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैथ का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे कहा जा रहा है 2x प्लस 3y 12 के बराबर है, x माइनस वाई 1 के बराबर, तो x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो x हमारे पास है वो 1 तो यहीं पे रहेगा, y जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का साइन बन जाएगा, x मेरे पास 1 प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। जो x मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है, अब मैं वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मैं लिखूंगा 2, x की लिखूंगा 1 प्लस वाई प्लस 3y, इसको मैं करूंगा 12 के बराबर। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 आता है, प्लस का साइन लगा दो, 2 को y से मल्टीप्लाई करो 2y आता है, प्लस 3y को वैसे रख दो इक्वल्स टू 12। ये और ये मिलके तो 5 बन जाएंगे। 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 12। इस 2 को जब मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5y मेरे पास हो जाएगा 10 के बराबर, यहाँ से y मेरे पास 2 के बराबर हो जाएगा। y की वैल्यू मुझे मिल गई 2, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा तो 1 प्लस 2 3 होता है, x मेरे पास 3 आ जाएगा। मुझे निकालना था x प्लस वाई किसके बराबर होगा, तो x जब 3 लगाओ y की जगह 2 लगाओ, 3 प्लस 2 5 होता है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 32 में कहा जा रहा है, अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करो, और मैं समझा नहीं रहा डेप्थ में, समझाता तो मैं थोड़ा आपको और इजी वे में और सिंपल करके समझाता। क्वेश्चन 32 में कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर हैं उनकी रेशियो 3:5 है और उनका सम 64 है। ये उन्हीं दो नंबर की रेशियो है, उन्हीं दो का सम है, इसका मतलब 3 और 5 8, 8 रेशियो किसके बराबर? 64 के बराबर। यहाँ से एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 64/8, कट के 8 मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब एक रेशियो की वैल्यू 8 होती है। आपसे बोला बड़ा नंबर कौन सा है? एक 3 है, 5 है, बड़ा नंबर 5 हो जाएगा, तो 5 रेशियो है ये। अगर एक रेशियो 8 के बराबर, तो 5 रेशियो किसके बराबर? 5 इंटू 8 करो, 40 आंसर आ जाएगा, और 40 आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है अगर एक ट्रेन ट्रैवल करते 300 किलोमीटर 5 घंटे में, उसकी स्पीड बताओ मीटर पर सेकंड में। आप लोगों के स्पीड का फॉर्मूला तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 300, टाइम है 5, ये कट के 60 आपको आंसर दिख जाएगा, बट 60 क्या है? ये किलोमीटर पर आवर है। और आपको मैंने वीडियोस में भी बताया, जब भी किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में जाना है, तो आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, यही काम आपको करना है। तो 300/18 आपको करना है, तो 18 1 18। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिला 16.67 मीटर पर सेकंड, तो यही हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर वगैरह भी हो सकता है, एक बार कैलकुलेशन वगैरह करके चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है आदमी है वो कुछ आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट में बेच रहा है, अगर कॉस्ट प्राइस 500 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? आपको पता है एसपी होता है सीपी इंटू क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये फॉर्मूला आपके पास होता है। तो सीपी आपको दिया 500 इंटू प्रॉफिट परसेंट 20 का है, तो 100 प्लस 20 120 बन जाएगा, तो 120/100 कर लो, इसको सॉल्व करना था आपने, ये कट जाएगा, 5 12 60 हो जाएगा, तो 600 आपके पास आंसर आ जाएगा। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन 35 में कहा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 प्लस cot 45। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, cot 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 + 1 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 36 में कहा जा रहा है इफ डी कैन डू 10% ऑफ वर्क इन 3 days, अगर डी जो है वो 10% का काम 3 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? देखो 10% 3 दिनों में कर रहा है, इसका मतलब 1% वो 3/10 डेज में करता होगा। अब पूरे काम का मतलब 100% काम, 100% काम कितने दिनों में करेगा? 3/10 को आप 100 से मल्टीप्लाई करो, ये 0 0 कैंसिल, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करो 30, तो 30 दिनों में वो पूरा काम करेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहा जा रहा है
इफ x इक्वल्स टू 50, x अगर 50 के बराबर है, y 25 के बराबर है, तो x कितना परसेंट ज्यादा है y से। अगर देखा जाए तो x 50 है, y 25 है, x 25 ज्यादा है, लेकिन मुझे परसेंटेज की टर्म्स में बताना है। डिवाइड बाय किसके कंपैरिजन करना है, y का कंपैरिजन करना है। नीचे y की वैल्यू लगा दो और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, है ना। ये पूरा कट जाएगा तो 100% ज्यादा है। मैं बोलूंगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 38 में कहा जा रहा है एवरेज हाइट दी गई है डब्ल्यू एक्स और वाई की 185 सेंटीमीटर। अगर एवरेज हाइट डब्ल्यू और एक्स की 153 है, एक्स और वाई की 152, तो एक्स की हाइट कितनी हो जाएगी। यहाँ पर आपको एवरेज का फॉर्मूला पता होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है। यहाँ पे आपको एवरेज दिया हुआ है और नंबर आपको पता है 1 2 3 नंबर है, आप सम निकाल सकते हो। सम कैसे निकालेंगे, एवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर के साथ। पहले मैं इन तीनों की हाइट का सम निकालता हूं, तो मेरे पास सम किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज 185 इंटू 3 ही बंदे, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 15, 3 24 25, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 555 मेरे पास जो है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे आंसर देखने को मिलेगा। तो इन तीनों की हाइट का सम मेरे पास जो 555 आ चुका है। अब W और X की जो एवरेज हाइट 153 है, अगर इन दोनों का मैं सम निकालूं, W और X का अगर मैं सम निकालूंगा, वो भी एवरेज इंटू नंबर के बराबर हो जाएगा। एवरेज 153 है, 2 ही बंदे, 2 3 6, 2 5 10, 306 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं X और Y की एवरेज निकालूंगा, तो X और Y की एवरेज कितनी आ जाएगी, 152 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 304 मेरे पास बन जाएगा। अब मुझे निकालनी है X की हाइट। उसके लिए मैं क्या करूंगा, X की हाइट निकालने के लिए देखो, अगर मैं x की हाइट निकालना चाहता हूं, तो अगर मैं ऐसा करूं, इसको मैं इरेज करके आपको मैं कैलकुलेट करके बताता हूं कैसे निकाल सकते हैं x की हाइट। एक सेकंड रुकिएगा बस। चलिए ये देखो, अगर मैं ऐसा करूं w प्लस एक्स प्लस वाई की हाइट, उसमें से अगर मैं w प्लस एक्स की हाइट माइनस करूं, माइनस एक्स प्लस वाई की हाइट माइनस करूं, अगर मैं ऐसा यहां पे करता हूं, तो देखो यहां पर x और y है ना, तो यहां से x और y मुझे देखने को मिल रहा है, ये x और ये x और y कट जाएंगे, यहाँ से w और w कट जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ x बच जाएगा। ये काम मुझे यहाँ पे करना था, यानी कि बड़ी वैल्यू में से मुझे दोनों वैल्यू का सम माइनस करना था, दोनों वैल्यू का सम माइनस करना था, इसमें से माइनस। अगर मैं 152, इसका तो 306 सम आ रहा है, और यहाँ पे 304 सम आ रहा है, तो यहाँ पे 610 मेरे पास आ जाएगा, और 610 को मैं माइनस करूंगा 555 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 55 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो 55 किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, एक बार वो चेक कर लेता हूँ, फिर आपको दोबारा समझा भी देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मैंने पहले इन तीनों की एवरेज हाइट का मैंने सम निकाल दिया। जब मुझे वो सम मिल गया, मैंने इन दोनों का भी सम निकाला, इन दोनों का भी सम निकाला। अब मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए थी ना, तो मैंने क्या करा, इस पूरे सम में से इसको भी माइनस किया, इसको भी माइनस किया। उसका बेनिफिट क्या हुआ मुझे, देखो ये x और x, तो मतलब जब मैं ऐड वगैरह करूंगा, ये x और x 2x बन जाएंगे, ये w भी माइनस का, y भी माइनस का, ये w और y कट जाएंगे, तो 2x में से x निकलेंगे, तो एक x बच जाएगा। ये तरीका मैंने यूज किया। बाकी जिसको थोड़ा बहुत मैथ का कंसेप्ट पता है उसको समझ आ रहा होगा, जिसको नहीं पता उसको पढ़ने की जरूरत है। फिर से बोलूंगा, अगर अभी तक कोर्स नहीं ज्वाइन करा, एग्जाम क्लियर करना चाहते हो पहली ही बार में, तो कोर्स ज्वाइन कर लो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन 39 में कहा जा रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1470 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है, उसका एरिया आपको दिया हुआ है। अगर बेस 3/5 है हाइट का, तो ट्राइंगल की हाइट कितनी हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूं, मैं मान के चलता हूं कि हाइट ट्राइंगल की x है, तो मेरे पास बेस कितना हो जाएगा 3/5 इंटू एक्स, ये मेरे पास हो जाएगा। अब ट्राइंगल का एरिया मुझे पता है, एरिया किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर होता है। एरिया मुझे दिया 1470, ये किसके बराबर 1/2 इंटू बेस कितना है, मैंने अभी देखा 3/5 इंटू एक्स है, और हाइट x है मेरे पास, ठीक है। अब इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा, तो 5 इंटू 2 10 मेरे पास हो जाएगा, ये 10 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1470 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स का स्क्वायर। अब ये 3 को अगर मैं डिवाइड में लाना चाहूँ, तो डिवाइड में आ जाएगा, 3 4 12, तो 3 9 27, 0 490 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4900 आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर के बराबर, और एक्स मुझे निकालना है वो 70 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, कहा जा रहा है लीस्ट नंबर आपको निकालना है जिसको हम डिवाइड करें इन सभी से, तो हर केस में रिमाइंडर 14 बचे।
और ऐसे केस में हमको पता है पहले हम एलसीएम निकालते हैं, उस एलसीएम में इस रिमाइंडर को ऐड करते हैं। जब मैं इन सभी का एलसीएम निकालूंगा, जैसे 75 है, 15 है, 80 है और 20 है, इन सभी का अगर मैं एलसीएम निकालूं, फॉर एग्जांपल मैं इनको 5 की टेबल से काटता हूं, तो 5 1 5, 5 5 25, 5 6 15, 5 1 5, 5 6 30, 5 4 20, मेरे पास ये आ रहा है। अगर मुझे इसका भी एलसीएम निकालना नहीं आ रहा तो मैं 3 के टेबल से काटूंगा, 3 5 15, 3 1 3, 16 को ऐसे रखो, 4 को ऐसे ही करो। अगर मुझे इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं 5 के टेबल से काट लेता हूँ, तो इसका एलसीएम 16 आ जाएगा। तो 25 75 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। ये जितना भी आंसर आपके पास आएगा मुझे पता नहीं, जो भी आंसर आएगा उसमें फिर 14 ऐड कर देना, आपके पास यहाँ पर जो है वो प्रॉपर करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है, एक प्रिंसिपल है उसको बोरो करा गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम का, 2 साल के बाद क्या प्राइस हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा। आपको अमाउंट का फॉर्मूला पता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। तो एन आपको दिया हुआ 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 9, आर की जगह 9 लगा दो, पावर में 2 लगा दो, प्रिंसिपल आपको पता है, सब कुछ पता है, सिर्फ कैलकुलेशन वगैरह करनी है। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, तरीका मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन 42 में यहाँ पे कहा जा रहा है आपको, व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसको कैलकुलेट करें। देखो 98 अपॉन 56 को वैसे रखो, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 63 अपॉन 7 जब आप करोगे तो 9 आ जाएगा, 35 अपॉन 5 करोगे तो 7 आ जाएगा, है ना। फिर डिवाइडेड बाय 7 अपॉन 49 है, यानी कि 1 अपॉन 7 आपके पास बन जाएगा। तो 9 प्लस 7 आपको 16 बन जाएगा, उसको आप 16 भी लिख सकते हो, यानी कि बोल सकते हो 98 अपॉन 56 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 1/7 आपको देखने को मिल रहा है। और आपको पता है जब डिवाइड हो तो उसको उल्टा भी कर सकते हैं, जब इसको मैं मल्टीप्लाई बनाऊंगा ये 7 अपॉन 1 बन जाएगा। तो 7 1 7, 7 8 56, 8 1 8, 8 2 16, 98 को आपको मल्टीप्लाई करना 2 के साथ, तो कितना बन जाएगा 200, तो 196 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, तो 440 का आपको 18% निकालना है। 0 0 कैंसिल कर लो, 2 5 10, तो 2 22 44 कर लो। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तरीका आपको मैंने बता दिया। आगे चलेंगे 44 क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है एरिया एक सर्कल का 121 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, और ये दिया 121 पाई के बराबर, यहाँ से पाई पाई कट जाएगा तो आर आपके पास बन जाएगा 11। आर आपको पता लगे 11 है, सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22, अच्छा 2 इंटू 11 इंटू पाई, यहाँ पे 22 पाई आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि ऑप्शन से पाई लगाना मैं भूल चुका हूं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, लेंथ दिए तो विड्थ कितनी हो जाएगी। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ होता है, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला, और पेरीमीटर मुझे 40 दिया हुआ है, 2 टाइम्स लेंथ मुझे दिया है 12, प्लस विड्थ का मुझे पता नहीं है, 40 के बराबर कर लो, है ना। तो इस 2 को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा डिवाइड में बन जाएगा, ये मेरे पास 20 बन जाएगा। तो बी मेरे पास कितना हो जाएगा, 20 में से 12 निकालो 8, तो 8 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। यहाँ से हमारा मैथ का भी सेक्शन खत्म होता है, हमारा रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन 46 में कहा जा रहा है, ए इज बी सिस्टर, ए कौन है, ए सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, बी की सिस्टर है। सी जो है वो बी की मदर है, बी की मदर कौन है, सी है। डी जो है वो सी के फादर है, सी के फादर कौन है, डी है। अच्छा इसको थोड़ी डायग्राम मैंने ऊपर करके बना दिया है, इसको ना नीचे करके बनाना पड़ेगा। अब ये डायग्राम का तरीका मैंने आपको वीडियो में भी बताया किस तरह से इसको करते हैं, उसी अप्रोच में क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो कहा जा रहा है ए जो बी की सिस्टर है, ए सिस्टर है बी की, सी जो है वो बी की मदर है, डी जो है वो सी के फादर है, ई जो है वो डी की भी मदर है। कितनी बड़ी डायग्राम बना गई है। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए का क्या रिश्ता है ई के साथ। तो यहाँ पे कुछ गलती हो गई क्या, ए जो है बी की सिस्टर है, सी जो है बी की मदर है, डी सी के फादर है, ई जो है वो डी की मदर है। तो ए का क्या रिश्ता है ई के साथ। देखो ये तो सी की तो ये ग्रेट ग्रैंड डॉटर होता ना, मैं बोलता सही आंसर है, थोड़ी सी मिस्टेक वगैरह भी यहाँ पर हो चुकी होगी, तो ग्रैंड डॉटर ही हम बोलेंगे, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक भी लग रही है। क्वेश्चन 47 की बात करेंगे, सीरीज को कंप्लीट करना है। देखो
इन दोनों के बीच 4 का गैप है, फिर 6 का गैप है, 8 का गैप है, 10 का गैप है, आगे 12 का गैप होना चाहिए था, मतलब 42 यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए था। क्वेश्चन 48 की बात करें, यहाँ पे कहा जा रहा है एक सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज में पीस की कोडिंग इस तरह से करी है, पी के बाद क्यू आता है, ई के बाद एफ आता है, ए के बाद बी आता है, सिंपल एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। डब्ल्यू के बाद क्या आ जाएगा एक्स, ए के बाद बी, आर के बाद एस, तो एक्स बी एस मुझे ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके पीडीएफ वगैरह आपको आराम से इसी कोर्स में मिलेंगे, तो वहां पे जाके पीडीएफ को भी जाकर डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। क्वेश्चन 49 में कहा जा रहा है अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, एक आदमी 5 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, 3 किलोमीटर ईस्ट में जाता है और 4 किलोमीटर साउथ में जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो आपको तो नॉर्थ और साउथ को माइनस करना पड़ेगा, तो 1 नॉर्थ और 3 ईस्ट मेरे पास आ जाएगा। तो जब अलग अलग डायरेक्शन आ जाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है ना। तो यहाँ पे कोई मिस्टेक वगैरह हुई है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में। 5 किलोमीटर नॉर्थ में गया, 3 किलोमीटर ईस्ट में गया, 4 किलोमीटर साउथ में गया, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है इस क्वेश्चन में 5 किलोमीटर साउथ है, अगर 5 किलोमीटर साउथ होता ना तभी मेरे पास 3 किलोमीटर आंसर यहाँ पर आता। बट इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 10, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक हो चुकी है, इसको 5 किलोमीटर साउथ कर लो। जब आप 5 किलोमीटर साउथ इसको करोगे ये और ये कट जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा, वही मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है सीरीज को कंप्लीट करना है। देखो 14 से 13 पे जा रहे हैं, -1 किया हुआ है, फिर +2 किया है, -3 किया है, +4 किया है, -5 आगे +6 करना था, और 11 में 6 8 को 17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका आज का मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। आपने बस कमेंट सेक्शन में बताना है 50 में से कितने मार्क्स हैं, और वीडियोस को शेयर करना है। और बिगिनर हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, कि अग्निवीर जीडी का जो हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ उसको ज्वाइन कर लेना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।